कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि नारकोटिक्स में मुलविस अफराद और मिलिटेंटों के तार आपस में जुड़े हुए हैं और ये मिलिटेंसी से मुतालिक सरगर्मियों के लिए फंड्स जमा करते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस लानत को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। डीजीपी ने कहा कि मिलिटेंसी कंट्रोल में है और मुकम्मल तौर पर अमन की बहाली तक मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपकी नज़र में लगभग रफ एस्टिमेट क्या है आपका कि कितने मिलिटेंट्स अभी एक्टिव होंगे कश्मीर वैली के अंदर? ये तादाद बढ़ती रहती, कम होती रहती है, डायनामिक प्रोसेस है, मगर कुल मिलाकर के 250 पौने 300 के करीब मिलिटेंट की तादाद जो है इस वक्त मौजूद है, जिसमें फॉरेन का और लोकल दोनों तरह का एलिमेंट शामिल है। काफ़ी टाइम ऐसे देखा कि आईडीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे मिलिटेंट्स, लेकिन अब पिछले कई दिनों से या कुछ वक्त से हमने देखा कि एक बार फिर आईडीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। यह क्या एक शिफ्ट है मिलिटेंट्स का स्ट्रेटजी में, या आप ये मानते हैं कि कुछ एक्सपर्ट एक बार फिर उनको मिले हैं जो आईडीज़ का नुकसान, क्योंकि आईडी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा हथियार है जिससे मिलिटेंट्स को कम नुकसान होता है जबकि फोर्सेस को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। शिफ्ट भी माने क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। आईडी तभी बनेगी अगर एक्सपर्टीज़ होगा, तो उनका एक्सपर्टीज़ की अवेलेबिलिटी बीच में एकदम बड़ी थी। 3-4 का ग्रुप पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आया था और जब तक वो रहे उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया और आईडीज़ काफ़ी जगह पे उन्होंने लगाई। अभी हाल ही में पुलवामा में आईडी लगी थी तो पूरा मॉड्यूल हमने पकड़ लिया, उसको बनाने वाला कौन था, बाकी कौन थे, वो सारा हो गया। पुलवामा में जो आईडी लगी थी पहले, जिसमें 40 जवान जो सीआरपी के शहीद हुए थे, आदिल था और उसके पीछे एक और पाकिस्तानी था जिसने मिलकर के आईडी इसके साथ बनाई थी। आदिल तो उसमें मारा गया था और वो पाकिस्तानी भी बाद में हमने अपने एनकाउंटर में मार दिया था जिसने वो आईडी बनाई थी। इस तरीके से बनिहाल में जो आईडी बनाई गई थी उसमें भी आईडी बनाने वाले सभी लोग हमने पकड़ लिए थे। काफ़ी लोग हमारे हाथ पहले से लग गए हैं जिसकी वजह से आईडी में काफ़ी फ़र्क आया था, मगर आईडी के रिस्क को अभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी भी इस तरह की इनकी नकलो हरकत रहती है, इनकी कोशिश रहती है। हम लोग अपनी तरफ से काउंटर मेजर्स जो लेने की जरूरत है वो ले रहे हैं। आपने एक वॉर अगेंस्ट ड्रग्स शुरू किया है, उसमें मैक्सिमम जो ड्रग पेडलर्स हैं काफ़ी हमने देखे कि उनको, शायद आपने कल ये भी कहा था कि उनको उन पर PSA लगा दिया जाए या बाकी चीज़ें कर दी जाए। क्या इस नारकोटिक्स और मिलिटेंसी में कोई रिश्ता है? किस तरह का रिश्ता है? क्या फंड रेजिंग इससे होती है? जी बहुत बड़ा रिश्ता है। अभी हाल में हमारा केस आया था जो सिटी के ही थाने का, जम्मू सिटी के थाने का केस था। उस केस में हम लोग लीड लेते लेते 160 ग्राम हीरोइन की लीड से शुरू किया था, फिर 12 किलोग्राम हीरोइन जो है वो पुंछ के ज़िले से पकड़ी गई, जिसमें एक पूरा नेक्सस इनका ब्रेक हुआ। उस नेक्सस में ये पाया गया कि जो टेररिस्ट पार बैठे हैं वो रिश्तेदारों का जहां पर अपना इस्तेमाल करके वहां से नारकोटिक्स की कंसाइनमेंट भेजते हैं, जहां उसको बिचवाते हैं, पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को वापस टेररिस्ट के पास भेजा जाता है। इस तरह के और भी केसेस जिनके ऊपर हमारी नज़र है, जिनको वर्कआउट कर रहे हैं। मगर ये बात सही है कि टेररिज्म और नार्को ट्रेड के बीच में आपसी एक नाता है और उस नाते का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान की फ़ौज टेररिज्म को जहाँ बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हम लोग बहुत सख्ती से नारकोटिक्स के केस को डील कर रहे हैं। हम लोग कहीं कहीं ये महसूस करते हैं कि जो पैडलर जो पकड़ा जाता है, जो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस केसेस के जरिए से सामने नहीं आता है, मगर उसकी हिस्ट्री है बार बार इन तरह की चीज़ों में मुलव्वस होने की, तो उसको कोई बुराई नहीं है उसको PSA के अंदर बुक करके, ताकि उस सर्कुलेशन से बाहर हो, उसको रोका जा सके इस कारोबार से, क्योंकि कारोबार इतना नापाक है, लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है, जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह के हालात में काम कर रही है, चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, तो काफ़ी टफ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। तो इसमें यह कहा गया था कि जो मॉडर्नाइजेशन है पुलिस की, मॉडर्नाइजेशन लाई जाएगी, नए गैजेट्स पुलिस के पास होंगे, नए हथियार पुलिस के पास होंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की काफ़ी बात हुई थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारे पास नहीं है, जवान काफ़ी रिस्क में रहते हैं। तो वो मॉडर्नाइजेशन कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक सेटिस्फाई हैं आप? मोबिलिटी, वेपनरी, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के जो ऑपरेटर्स के लिए जिन गैजेट्री की ज़रूरत होती है, लगभग हर तरह की गैजेट्री हमारे पास अवेलेबल है।
मगर टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, एडवांसमेंट आती चली जाती है। तो आदमी कहे कि मैं आज सेटिस्फाइड हूँ तो कल इसको फर्दर बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, एडवाइजेबल भी नहीं है। तो जो जो उसमें सुधार फर्दर आता है, हम भी अपने अपने जो चीज़ें हैं उनको अपग्रेड करते रहते हैं। हमने एक गाड़ी ऐसी तैयार करी थी जिसको जब केवड़िया में यूनिटी डे सेलिब्रेट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी गाड़ी की बहुत तारीफ करी थी। वो गाड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी ने उसको इंटरनल चेंजेस करके डिज़ाइन किया था और उसको हमने कमांड व्हीकल के रूप में तैयार किया था। इट्स अ मिनी व्हीकल जिसको बुलेट प्रूफ गाड़ी रहती है, जिसको आप ऑपरेशन की साइट पे ले जा सकते हैं और गोलियों के बावजूद वहाँ खड़ा रख सकते हैं, ऑपरेशन को देख सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, बता सकते हैं और ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। वो गाड़ी डिज़ाइन करके ले गए थे तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट किया था वहाँ की टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन को, पुलिस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद उस ट्वीट के अंदर हमारी वो गाड़ी शामिल थी। 4 चीज़ें उसमें थी और 4 में एक गाड़ी हमारी शामिल थी। उस तरह की गाड़ियां अभी हम काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं और वो गाड़ियां इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ उनकी इंटरनल फैब्रिकेशन वगैरह चेंज करनी है और जो चीज़ें अंदर हो उसके अंदर बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं गाड़ी के, बाहर क्या हो रहा है हाई मास्ट के साथ कैमरे लगे होते हैं, फिर जो चीज़ें आर पार आपके हो रही, दीवार के पार क्या हो रहा है वो चीज़ें भी देखने की क्षमता उस गाड़ी के अंदर होती है। ड्रोन उसी के साथ अटैच हो जाती है, आप गाड़ी के अंदर बैठे ड्रोन को उड़ाएंगे और पूरा बाहर का व्यू, कहाँ क्या है, भीड़ कहाँ है, क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं है, अंदर से बैठ के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ एनकाउंटर चल रहा है आप डायरेक्टली अगर वहां जाके नहीं देख सकते तो आपकी ड्रोन जाके उसको देखेगी और ड्रोन जो देख रही है वो गाड़ी के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई आगे ऑपरेशन की साइड के ऊपर आपने कैसे काम करना है। इस बीच श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में आज लगभग 1.5 माह के बाद खुली धूप रही। इससे सख्त सर्दी झेल रहे लोगों को काफी राहत महसूस हुई। पेश है श्रीनगर से शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में चमकता दबकता सूरज सर्द हवाओं को चीरता हुआ फजाओं में गर्मी बिखेर रहा है। आज यहां लगभग 1.5 माह के बाद सूरज इस अंदाज से निकला। इंसान तो इंसान, परिंदे भी सूरज की किरणों को अपने जिस्म पर महसूस करके सख्त सर्दी के इन अय्याम में कुछ गर्मी का एहसास करने के जुस्तुजू में हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जहलम का पानी भी इस धूप से काफी खुश है। जो लोग कल तक सर्दी से बचने के लिए अपने आप को गर्म कपड़ों से ढके हुए रहते थे, वो भी आज कुछ कपड़े कम करके धूप का मजा उठाते नजर आए। धूप ने पूरे माहौल को यकसर बदल कर रख दिया। सर्दी से परेशान लोगों के चेहरे खिल उठे। हालांकि रात का कम से कम दर्जे हरारत अभी भी मनफी में ही चल रहा है, लेकिन दिन में आज इस धूप ने लोगों को राहत पहुंचाई। तो 1.5 महीने के बाद धूप के लिए ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा मौसम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा मौसम हो जाए, क्योंकि बर्फ़बारी में तो मतलब लोगों को दिक्कत होती है इधर ऑफिस जाने के लिए, मतलब काम दाम के लिए तो दिक्कत होती है, लेकिन बर्फ़ भी ज़रूरी है अपनी जगह। तो क्योंकि यहाँ तो वो ये एक किस्म की नियामत है, जब बर्फ़ गिरती है तो आगे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। नौजवानों के साथ कुछ बुजुर्ग और बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बाहर घूमते नजर आए। वाज़ेह है कि पिछले हफ्ते सर्दी के साथ साथ कोहरे की वजह से भी कश्मीर में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। डॉक्टर बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर से घरों के अंदर ही रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन आज की धूप ने नॉर्मलसी का एहसास दिला दिया। बहुत टाइम बाद धूप निकली है ऐसी, मतलब इन दिनों मतलब ज़्यादा ठंडी होती थी तो धूप भी ज़्यादा नहीं होती थी, तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। काफ़ी रिलीफ जी। महकमे मौसमियात ने अगले हफ्ते मौसम आमतौर खुश्क रहने की पेशगोई की है, लेकिन 21 दिसंबर से सख्त सर्दी के 40 अय्याम यानी चिल्लाकलां भी शुरू हो रहा है। तकरीबन 1 महीने के बाद आज श्रीनगर में सुबह से ही धूप खिली हुई है। यखबस्ता हवाओं को चीरती हुई सूरज की इन किरणों में अच्छी खासी तमाज़त है, जिससे लोगों को
काफ़ी राहत महसूस हो रही है। लेकिन चिले कलान के आने में सिर्फ 4 दिन है, ऐसे में देखना यह होगा कि सूरज चिले कलान के सर्दी के सख्त अयाम के सामने अपनी तमाज़त कायम रख पाता है या नहीं। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। दफा 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी लीडरान को नजरबंद कर दिया गया है। इसके बाद सियासी सरगर्मियां ठप होकर रह गई थीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेकेंड लाइन लीडरशिप ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में कल खवातीन विंग की जानिब से इजलास तलब किया गया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग का पार्टी हेडक्वार्टर में इजलास मुनक्किद हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में तौसी और पार्टी के दीगर लीडरान की नजरबंदी पर अफसोस जाहिर किया गया। पार्टी के सूबाई तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने कॉरपोरेटर्स को खबरदार रहने की तलकीन की। जो हालात हम देख रहे हैं, जो बीजेपी कोशिश कर रही है, हमारी गुजारिश यही रहेगी जो भी सेक्युलर माइंडेड काउंसलर्स हैं कि वो जो बीजेपी का इस टाइम पे जो उनको कोशिश कर रही है, रागिब कर रही है उनकी तरफ जाने को, कि उनसे दूर रहें, जो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और बीजेपी के जो मंसूबे हैं, क्योंकि उनका सिस्टम हमेशा ऐसे ही रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में वो कॉन्स्टिट्यूशन को बालाताक रख के सिर्फ़ और सिर्फ पावर चाहते हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे जो सीनियर लीडरान हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर साहब और दीगर जितने भी लीडरान हैं, उसमें साहिब का लेजिस्लेचर्स है, बड़े पुराने ओहदेदार है, सीनियर क़यादत, फारूक साहब पर कल ही 3 महीने पब्लिक सेफ्टी एक्ट की तौसीक की। कोई जवाज़त नहीं बनती है उस जैसे नेशनल स्टेचर के लीडर को बंद रखने की। जब क़यादत बाहर आ जाएगी उसके बाद वो मजलिस आमला का इजलास बुलाने के मालिक है, वहाँ क्या डिसीजन होगा, क्या लाहे अमल होगा आगे के लिए, ये उन पर मुनहसर है। कश्मीर में पानी के वसाइल को आम लोगों के साथ साथ सरकारी इदारे खुद आलूदा कर रहे हैं। जीरो ब्रिज के करीब कश्मीर की लाइफ लाइन समझे जाने वाली दरियाई जहलिम में आए दिन आलूदा पानी डल और चोटी कोल से डाला जा रहा है। आज भी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने ये नज़ारा कैमरे में कैद कर लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह आलूदा पानी जहलिम में डाला जा रहा था। पिछले साल हजारों मछलियां जहलिम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई थीं। यहाँ पर मौजूद कई लोगों ने इस मामले पर शदीद बरहमी का इजहार किया। देखिए तो कलर से ही, इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, कलर से ही पता चलता है कि वो कितना गंदा पानी है। लास्ट टाइम भी हुआ था, यहाँ पे बहुत मछलियाँ मरी थी। और इस चैनल में ये जो पानी बहुत टाइम से है और वही पानी व्यर्थ में मिक्स हो रहा है। मुझे लगता है कि वह बर्बाद हो रही है, वह तबाह हो रही है, जिसको हम जहलिम भी कहते हैं, और ये जहलिम तबाह हो रहा है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। इससे एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हमारी लाइफ भी। हम ये जहलिम का वाटर पीते हैं लेकिन अब पीने के लायक ही नहीं। सर आप देखिए ना खुद ही, ये पीने के लायक है। वहाँ से गंदा पानी आ रहा है, इसमें जहलिम में जा रहा है। इसके लिए एक काम करना चाहिए, पहले फिल्ट्रेशन प्लांट रखना चाहिए बाहर, और फिर जो ये पानी इसको मतलब प्यूरीफाई करना है, फिल्टर करना है, उसके बाद इस पर छोड़ना है। क्योंकि जो हम डिपेंड है इसी पानी पे है। ये इसी जहलिम से जो पानी है वो आ रहा है हमारे घरों में, वो आ रहा है मतलब पूरे कश्मीर में, और हम पीते हैं फिर। इस बीच हालिया बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड आज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रही। पीर पंजाल पहाड़ी में ताज़ा बर्फबारी की वजह से शाहरा पर जिला शोपियां में पीर की गली और दोबजन के मकामात पर 3 से 5 फीट बर्फबारी हुई है। हुकाम के शाहरा को बर्फबारी से पहले ही एहतियात के तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया था। कई रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक शाहरा से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। वहीं बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा जिला के करना और केरन के सड़क राबिते 6 रोज से बंद है। सैकड़ों अफराद कुपवाड़ा में दरमांदा हो गए हैं। मत्सिल और करना में कई अफराद अस्पतालों में परेशान हैं। इन्हें कुपवाड़ा पहुंचाने के लिए मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इन इलाकों के तलबा स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से कासिर हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर बर्फ हटाने की मांग की है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। ये इधर के इधर बांधा, मच्छर के मच्छर बांधा। दूसरी बात यह है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। वहाँ टीचर से उठा के जट गाली तक पहुँचाना पड़ता है, तब तक जिंदा होया तो जिंदा है, मर गया तो मर गया। हमारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए हमें मच्छर सेक्टर में अभी तक
पता लगे, लेकिन हमें कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे वहाँ बंद है, यहाँ खोला है, कुछ बच्चे यहाँ आए हैं, उनको भी यहाँ मौका नहीं मिलता है। मेरी ये गुजारिश है कि हमारा एक विंग अलग से खोल दें कि जो हमारे मच्छल के बच्चे आए या डेट उसमें बढ़ा दें। ये पता नहीं है, ना फ़ोन ना कुछ, ना बीमार ठीक है या मर गया, कोई उस चीज़ का पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि वहाँ भी कोई वो एसटीडियाँ छोड़ दें या नेटवर्क कोई खोल दें। स्पेल हुआ था स्नोफॉल का, उस वजह से हमारे जो तीनों बॉर्डर पासिस थे वो क्लोज हो चुके थे और तकरीबन एक हफ्ते से जो लोग हैं वो कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। केरन सेक्टर का जो रास्ता है वो कल से अवेलेबल है और आज सुबह भी कुछ गाड़ियां सिविलियन ट्रैफिक की इधर से कुपवाड़ा से केरन की तरफ और केरन से कुपवाड़ा की तरफ दोनों तरफ की मूवमेंट अलाउ की गई है। बाकी दोनों एक्सिस के ऊपर आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन में जो स्नो क्लियरेंस का काम है वो शुरू कर दिया गया आज सुबह से और इंशाल्लाह कल दोपहर के बाद तक शायद हमारे को जो रोड है वो क्लियर मिलेगी स्नो के और ट्रायल रन के बाद हम पैसेंजर और सिविलियन ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने पहले से ही एक ट्रायल रन टंगधार का किया है और हमने भी जो रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस था और हमारा हेल्प डेस्क था वो हमारे नए डीपीएल के हेलीपैड पर बिल्कुल अवेलेबल है और हमने जो नए फेयर्स हैं और इस बार हमने केरन और मच्छल सेक्टर को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिकमेंडेशन सिविल एविएशन को भेजी है और हमें उम्मीद है क्योंकि अब फॉग और जो वेदर है वो बिल्कुल क्लियर है तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से जैसे ही ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हेली सर्विसेज है वो सिविलियंस के लिए। उधर राजौरी में बर्फबारी की वजह से आज मुसलसल चौथे रोज भी कई राबिता सड़कें बंद रही। कोटरंका बुदल रोड और कोटरंका खास रोड समेत दीगर सड़कों का राबिता बंद है। जिला के पहाड़ी इलाकों जैसे दरहाल, डेरे की गली और थाना मंडी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बुधल, डेरे की गली और खास इलाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट चुके हैं। सड़क राबिता बंद रहने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बीजेपी लीडर हाजी इनायत अली ने करगिल और मुल्क के हालात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाजी इनायत अली ने करगिल में पीएमजीएसवाई के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर करने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जिला इंतजामिया से इंटरनेट खिदमात बहाल करने की अपील की। बीजेपी लीडर ने जोजिला टनल, एयरपोर्ट, एनआरसी और दीगर मौजूआत पर भी बात की। लद्दाख में आईन के 6वें शेड्यूल के निफाज के मामले पर लेह में तलबा ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। तलबा अपनी मांग को लेकर गुज़िश्ता एक हफ्ते से मनफी दर्जा हरारत में भूख हड़ताल पर थे। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सुरिंग नामग्याल ने तलबा से मुलाकात करते हुए इस मामले पर हुकूमत से नुमाइंदगी करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद तलबा ने वक्ती तौर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज मुख्तलिफ महकमाजात के अफसरों और कॉरपोरेटर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी गई कि वो अपने अपने इलाकों में लोगों की बहबूदी के लिए काम अंजाम दें ताकि सर्दी के मौसम में लोगों को कोई भी मुश्किलात पेश न आए। लद्दाख यूनिवर्सिटी के वीसी सी फुनसुक ने डिग्री कॉलेज द्रास का दौरा किया। उन्होंने कॉलेज की ज़ेर तामीर इमारत का जायजा लिया। वीसी ने तलबा से तबादुल ख्याल किया और इनके मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। पुलिस लाइन्स कुलगाम में पुलिस की जानिब से छूना है आसमान के तहत टैलेंट हंट प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। जिला भर से आए फनकारों ने टैलेंट हंट में शिरकत की। एसएसपी कुलगाम गुरिंद्र पाल सिंह मेहमान खुसूसी थे। डीएसपी मुजफ्फर जान, महकमे तालीम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। एसएसपी ने कहा कि जिला में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। आलमी यौम माजूरीन की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स बारामूला में एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ह्यूमन एंड सोसाइटी के इश्तराक से मुनाकिदा सेमिनार में डीसी बारामूला डॉक्टर जी अनीतू मेहमान खुसूसी रहे। डीसी बारामूला ने कहा कि माजूरीन को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तिफादा करना चाहिए। DLSA के सेक्रेटरी फैजानुल हक ने अपने खिताब में कहा कि माजूरीन खुद को समाज से अलग महसूस न करें। दिलना बारामूला में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शुमाली कैंपस में काउंसलिंग सेशन मुनाकिद किया गया। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत ये काउंसलिंग सेशन मुनाकिद किया गया। इस दौरान शुरका को मंशियात के नुकसानात के हवाले से आगाह किया गया और इसके खात्मे के लिए सभी को अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। मंशियात के खिलाफ मुहिम 26 दिसंबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से मुनाकिदा 2 रोज़ा स्पेशल काउंसलिंग प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। खुद रोजगार स्कीमों के हवाले से मुनाकिदा प्रोग्राम का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर बांडीपुरा के ताउन से मुनाकिदा प्रोग्राम में ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद के अलावा कई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला में बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों की तादाद 6,500 से ज्यादा है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात की और सरकारी दफातर का जायजा लिया। डीसी ने
BDO ऑफिस लासीपुरा, तहसील ऑफिस लेतर और सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट का दौरा किया। उन्होंने मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाने पर जोर दिया। DC ने अच्छन और मुल्हका देहात में नाला रंबी आरा पर बने हिफाजती बांध और इलाके में सरकारी अराजी का मुआयना किया। DC ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। DC किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा मरकजी स्कीम PM किसान में पेशरफ्त का जायजा लिया। नोडल अफसर ने जानकारी दी कि PM किसान पोर्टल में पर 41,187 इस्तिफादा कुनंदगान की तफसीलात अपलोड की गई हैं, जिनमें से 28,000 से ज़्यादा मुस्तकीन में 3 किस्तें अदा की गई हैं, जबकि चौथी किस्त अदा करने का अमल जारी है। DC ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि तमाम इस्तिफादा कुनंदगान के नामों की दोबारा जांच की जाए, साथ ही उन अफराद के नामों पर नजरसानी की जाए जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके हैं। DO अनंतनाग खालिद जहांगीर ने वोटरों का अंदराज और तस्वीरी शनाख्ती कार्ड से मुतालिक उमूर पर DC ऑफिस में एक मीटिंग मुनाकिद की। तालीमी इदारों में इलेक्टोरल लिटरेरी क्लब के क़याम, वोटर लिस्ट को अपडेट करने, माजूर वोटरों के रजिस्ट्रेशन समेत दीगर उमूर पर गौर ख़ास किया गया। अनंतनाग के कातरन मीर बाजार से मोहम्मद इब्राहिम मीर गुज़िश्ता कई रोज़ से लापता हैं। अहले खाना के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम जिस्मानी व दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं। अगर किसी शख्स को इस बारे में कोई इल्म हो तो पुलिस चौकी अनंतनाग में इतला दें या TV स्क्रीन पर नज़र आ रहे फ़ोन नंबरात पर राबिता करें।